का हमारा अध्याय है जीवों में श्वसन के बारे में। बुजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका पालन कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बुजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बुजो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते और पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जैसे ग्लूकोज है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन
ईस्ट एक कोशिकीय जीव हैं। ईस्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब या वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। इसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस रूप में विखंडित होता है? एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में विभक्त हो जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने और भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र 10.1। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन का यहाँ पर चित्र 10.1 में व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है। आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। यहाँ पर ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन हो जाता है। 10.2 शोषण क्रियाकलाप। 10.1 चेतावनी। इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति में करें। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक सके। चित्र 10.2 में यहाँ चित्र 10.2 में सांस को रोकना दिखाया गया है। बुजू ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना अथवा ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से
समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर या श्वसन संख्या प्रति मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं या कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट की औसतन 15 से 18 बार श्वसन अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर सारणी 10.1 में विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन को दिखाया गया है। यहाँ पर सहपाठी का नाम लिखना है, यानी विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम लिखने हैं और यहाँ स्वयं का भी नाम लिखें। सामान्य अवस्था में यानी सामान्य अवस्था में कितनी श्वसन दर रहती है वो यहाँ लिखें। 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत आपने क्या नोट किया वो यहाँ पर लिखें इस सारणी में। 100 मीटर तेज दौड़ लगाने में आपने की श्वसन दर क्या रही वो यहाँ लिखें और विश्राम की अवस्था में फिर क्या श्वसन दर रही वो इस सारणी में पढ़ने का प्रयास करें। को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? पहली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्बाई क्यों लेते हैं? जब आप नींद ले नींद होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? क्रियाकलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की दर की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए।
चित्र 10.3 विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप को करने में श्वसन दर होती है। यहाँ पर ये श्वसन दर को दिखाया गया है अलग अलग परिस्थितियों में। यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में श्वसन दर को दिखाया गया है क्रियाकलाप द्वारा। 10.3 हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नाखूनों या नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हम हमारे नाखूनों में नासागुआ में चली जाती है। नासागुआ से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों या फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित यहाँ पर यहाँ नासागुआ दिखाई गई है। यहाँ मुख गुहा दिखाई गई है। यहाँ पर ग्रसनी ये श्वसन नली है। यहाँ पर ये फेफड़ों को दिखाया गया है। ये पसलियों को दिखाया गया है। इधर फेफड़ों को दिखाया गया है। चित्र 10.4 मानव श्वसन तंत्र। यहाँ पर डायफ्राम को दिखाया गया है मानव श्वसन तंत्र, और इधर पसलियों को दिखाया गया है। होते हैं। चित्र 10.4 वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती हैं। एक बड़ी पेशीय व्रत जिसे डायाफ्राम या मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 10.4 श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उस श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर आ जाती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासागुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासागुहा के पार चले जाते हैं जब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। चित्र 10.5 मानव में श्वसन की क्रियाविधि। यहाँ पर नीचे डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। अंतःश्वसन को दिखाया गया है। यहाँ पर डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ रहा है। यहाँ उस श्वसन को दिखाया गया है। यहाँ पर पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं और उस श्वसन में पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। यहाँ पर वायु अंदर आती है जबकि यहाँ पर उस श्वसन में वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा आप देखिए कि अंतः श्वसन में वायु अंदर आती है और पसलियां हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जबकि उच्च श्वसन में वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती और डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। चित्र 10.5 अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए।
आप क्या पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है। इससे अवश्य बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीने सीना तो वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक ये दावा कर रहा था कि ये सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4 एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वृक्ष का माप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का माप लीजिए। चित्र 10.6 बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप अथवा मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। सारणी 10.2 वक्ष के आमाप पर श्वसन का प्रभाव। यहाँ पर सहपाठी का नाम लिखना है। यहाँ पर अंतः श्वसन वक्ष का आमाप सेंटीमीटर में लिखना है। अंतः श्वसन के समय वक्ष का क्या माप रहा, यहाँ उत्श्वसन के समय वक्ष का क्या माप रहा और दोनों आमापों में क्या अंतर है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर चित्र 10.6 में वक्ष का आमाप लेते हुए दिखाया गया है। वो जो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 10.5 प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में ऐसा एक छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साकित सिरे पर दो गुब्बारे बिना फुले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सीलबंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड को सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में वायु में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? चित्र 10.7 में श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए ये है। यहाँ पर रबड़ बैंड लगाए गए हैं, दो रबड़। यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक की बोतल और ये गुब्बारे लगाए गए हैं। ये रबड़ शीट है। इस तरह से इसको दिखाया गया है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंक को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। 10.4 हम उस श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। क्रियाकलाप 10.6 कोई पतली स्वच्छ प्रणाली लीजिए जिसमें कोरक लगा लो। यदि प्रणाली उपलब्ध न हो तो आप 5 बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम या प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
चित्र 10.8 उच्छोषित वायु को चूने के पानी पर प्रभाव क्या रहता है। यहाँ पर ये चूने का पानी है, यहाँ पर स्ट्रो को दिखाया गया है, ये स्ट्रो, ये नीचे चूने का पानी है। या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रो या नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 10.8 क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उत्शोषण करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। यहाँ पर अंतःश्वसित और उत्शोषित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पर अंतःश्वसित वायु और यहाँ पर उत्शोषित वायु दिखाई गई है। ये फेफड़े हैं, इसमें 21% ऑक्सीजन होती है। अंतःश्वसित वायु 21% ऑक्सीजन और उत्शोषित वायु में 16.4% ऑक्सीजन होती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंतःश्वसित वायु, जबकि 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड उत्शोषित वायु होती है। यानी उत्शोषण के दौरान 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि अंतःशोषण में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम क्या उत्शोषण करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उत्शोषित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उत्शोषित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? 10.5 अन्य जंतुओं में शोषण। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं को वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। वो जो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच अथवा तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चिंटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? कॉकरोच कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। चित्र 10.9 कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन चित्र 10.9 श्वास प्रणाल तंत्र को दिखाया गया है। ये इसका श्वास प्रणाल तंत्र है कॉकरोच का। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। केंचुआ कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि
वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। 10.6 जल में शोषण। क्या हम जल में शोषण कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में शोषण कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। बुजों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी-कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? चित्र 10.10 में मछलियों में श्वसन अंग को दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्लोम को दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में लेने में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। चित्र 10.10। 10.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक प्रत्येक ऑक्सीजन वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन। पहली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदाकणों के बीच के खाली स्थानों या वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11 क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता या जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। चित्र 10.11 में मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ये मृदा के कण दिखाए गए हैं। यहाँ पर मूल रोम को दिखाया गया है और यहाँ पर वायु अवकाश को दिखाया गया है। इस तरह से ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है।